नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सचिन है और हमने एनीमिया की सीरीज स्टार्ट की थी। एनीमिया की सीरीज में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता होगा। मैं इस टॉपिक को नीट पीजी लेवल तक का पढ़ाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मैं इस टॉपिक को आपको डिफिकल्ट नहीं लगने दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थैलेसीमिया को। थैलेसीमिया को डिस्कवर किसने किया? तो ये डिसीज डिस्कवर की थी डॉक्टर थॉमस हूले ने। इस एनीमिया को मेडिटेरियन एनीमिया भी बोला जाता है क्योंकि ये एनीमिया ज्यादातर उन लोगों में देखा गया जो मेडिटेरियन सी के पास रहते थे। ओके, अब अगर हम थैलेसीमिया की बात करें तो ये होता क्या है? तो अगर आपने मेरा एनीमिया वाला वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि एनीमिया क्या होता है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए या आपके ब्लड में आरबीसी कम हो जाए तो इसको हम एनीमिया बोलते हैं। इसके हमने दो क्लासिफिकेशन किए थे, एक किया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एक किया था इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि नाम बता रहा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ये मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होगा। किसकी मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होगा? आरबीसी की मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड होगा, यानी आरबीसी के साइज, आरबीसी के कलर और आरबीसी के काउंट पे बेस्ड होगा। ठीक है, वहीं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। क्या मतलब होता है? कॉज। तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो कॉज पे बेस्ड होगा कि ये एनीमिया क्यों हुआ। हम ये देखना चाहते हैं कि थैलेसीमिया इन दोनों क्लासिफिकेशन में कहां स्टैंड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जब मैं थैलेसीमिया का मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखता हूं तो मुझे यह देखने को मिलता है कि जो थैलेसीमिया है वो एक तरह का माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। कहने का मतलब यह है कि जो थैलेसीमिया होता है उसमें जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी जो होती है उनका साइज कम हो जाता है। उनका क्या हो जाता है? साइज कम हो जाता है। साथ ही साथ उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम पाया जाता है, यानी साइज भी कम है, यानी माइक्रोसाइटिक। हीमोग्लोबिन कम है मतलब हाइपोक्रोमिक। इसका मतलब ये हुआ कि थैलेसीमिया जो है वो एक तरह का माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। तो ये तो बात करी हमने मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कि आखिर कॉज क्या था इस एनीमिया का। तो हमने पाया कि ये एक तरह का हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है। क्या है? हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया है। इसका क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि ये एनीमिया किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से हुआ है। इस जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से आपकी जो आरबीसी है वो एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस हुई है। क्या हुई है? एबनॉर्मल आरबीसी प्रोड्यूस हुई है और ऐसी आरबीसी, ऐसी एबनॉर्मल आरबीसी को हमारी बॉडी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनका हीमोलाइसिस कर दिया है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हुआ है। तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ गए। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे स्टैंड करता है? इट स्टैंड एज अ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से एबनॉर्मल आरबीसी बनी, एबनॉर्मल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी उनकी हीमोलाइसिस हो गई और जब आरबीसी की हीमोलाइसिस हो गई तो आरबीसी कम हो गई, इसलिए क्या हो गया? एनीमिया हो गया। दैट्स व्हाई इट इज अ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया। इसी पैथोलॉजी को, इसी इटियोपैथोलॉजी को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने बात किया ना कि जेनेटिक डिफेक्ट है, तो एक कैसा जेनेटिक डिफेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक तरह का ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होते हैं? तो अगर आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स पढ़ी है, आप जानते हैं हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 23 पेयर में से 22 पेयर प्लस अगर मेल है तो XY और फीमेल है तो XX। ठीक है, ये जो 1 पेयर है इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और ये जो 22 पेयर है इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। अब ये ऑटोसोम ये होते हैं, ये 1 से लेकर कहां तक होते हैं? 22 तक होते हैं। वहीं क्या होता है कि जो आपका जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है और जो क्रोमोसोम नंबर 16 होता है, इन दोनों के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने का जीन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने का जीन होता है। तो इन जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। इन जीन्स में क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो सही से नहीं बनता है। तो जीन में डिफेक्ट आने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो रहा है और उसी एनीमिया को हम क्या बोल रहे हैं? थैलेसीमिया बोल रहे हैं। तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इन द थैलेसीमिया? हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनता है। हीमोग्लोबिन सही से क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जो जीन्स हैं जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, इसलिए तो बोल रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जीन्स हैं वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है और उन जीन्स में क्या हो रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही से नहीं बन रहा, इसलिए थैलेसीमिया क्रिएट हो रहा है। बात समझ आ गई? ऑटोसोमल रिसेसिव का क्या मतलब है? रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये जीन्स है, देखो जीन जो होते हैं वो दो प्रेजेंट होते हैं, दो कॉपी प्रेजेंट होती हैं। एक वो जो मदर से आया है मैटरनल और एक जो फादर से आया है पैटर्नल। अगर दोनों ही जीन नॉन फंक्शनल है, दोनों ही जीन क्या है? नॉन फंक्शनल है, या दोनों ही जीन रिसेसिव है, तभी बीमारी होती है। तो बेसिकली थैलेसीमिया तब होता है जब ऑटोसोम, यानी हमारे जो ऑटोसोम जो होते हैं उन पे जो हीमोग्लोबिन के जीन है वो खराब हो गए, वो डिफेक्टेड हो गए और दोनों ही जीन डिफेक्टेड हो गए, मदर से आने वाला भी और फादर से आने वाला भी। बात समझ आ गई? इटियोपैथोलॉजी समझ में आ गई। चलिए और डिटेल में बात करते हैं। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम वाला पार्ट और एक ग्लोबिन वाला पार्ट। तो जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ना, ये प्रोटीन पार्ट है। क्या है? प्रोटीन पार्ट है। अब जो प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है।
तो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितनी? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। और हमारे थैलेसीमिया में, किसमें? थैलेसीमिया में यही ग्लोबिन सही से नहीं बन पाता है। हम बोल रहे थे ना कि हीमोग्लोबिन में के फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कहां डिफेक्ट होता है? इस ग्लोबिन के फॉर्मेशन में डिफेक्ट होता है। बात समझ आ गई? ये जो ग्लोबिन है ये प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं बन पाता है, अमाउंट प्रॉपर अमाउंट जितना चाहिए उतना नहीं बन पाता है। तो बेसिकली जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है। अब देखो, जब आप मदर के यूट्रस में थे तब आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो था HbF, इसको बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। इसमें थी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 गामा, 2 अल्फा और 2 गामा। लेकिन जब आपका बर्थ हो गया और आप एक अडल्ट हो गए, तो अडल्ट कंडीशन में आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA1। क्या होता है? HbA1। एडल्ट जो पर्सन होता है उसकी बॉडी में मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन होता है वो HbA1 टाइप का होता है, 97%। इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। इसके भी ग्लोबिन वाले पार्ट में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, बट यहां चेन अलग है। यहां है 2 अल्फा और 2 बीटा, यहां थी 2 अल्फा और 2 गामा, यहां है 2 अल्फा और 2 बीटा। अच्छा, एडल्ट हीमोग्लोबिन में एक और तरह का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, दैट इज HbA2, बट ये बहुत कम पाया जाता है एज कंपेयर टू HbA1। ये नेग्लिजिबल है, 2 to 3% है। इसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, जिसमें कि 2 अल्फा होती हैं और 2 डेल्टा होती हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया कि जब आप मदर के यूट्रस में होते हो, फीटस होते हो, तो उस टाइम पे आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो HbF होता है, फीटल हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 गामा। और एडल्ट होते हो तो मेनली आपके अंदर HbA1 होता है, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। बट एक और तरह का हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट कंडीशन में आपके अंदर, दैट इज HbA2। उसमें भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा। ठीक है, चलिए हमें बात करनी है जो मोस्ट कॉमनली हमारे अंदर पाया जाता है, दैट इज HbA1। क्योंकि हमारे थैलेसीमिया डिसीज में इसी पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन में क्या होती है? दिक्कत होती है। या तो अल्फा चेन में दिक्कत होती है या फिर बीटा चेन में दिक्कत होती है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA1 के बारे में। तो इसमें क्या होती है? हमने आपको बताया कि 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। अच्छा, अल्फा चेन का जो फॉर्मेशन है, अल्फा चेन का जो फॉर्मेशन है वो जिन जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, वो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो क्रोमोसोम नंबर 16 पे 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम है HbA1 और HbA2। ये तो दो जीन्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं? अल्फा चेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अल्फा चेन्स बनाते हैं। अच्छा देखो, ये 2 जीन्स है, तो 2 जीन्स तो प्रेजेंट होंगे कहां पे? फादर वाले क्रोमोसोम पे। और 2 ही जीन्स कहां पे प्रेजेंट होंगे? मदर वाले क्रोमोसोम पे। तो टोटल 4 कॉपी होंगी, यानी 4 एलील्स होंगे। जीन 2 है, 4 एलील्स है, 2 फादर वाले, 2 मदर वाले। ठीक है। वहीं अगर मैं बीटा चेन की बात करूं तो बीटा चेन जो होती है इसका फॉर्मेशन कंट्रोल होता है क्रोमोसोम 11 के द्वारा। क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन होता है जिसका नाम है HbB। HbB जो होता है ये कंट्रोल करता है बीटा चेन का फॉर्मेशन। अच्छा, यहां भी वही बात, एक तो मदर से आने वाला और एक फादर से आने वाला, तो इसकी भी 2 कॉपी होती हैं, यानी कि 2 एलील्स होते हैं। बात समझ आई? तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है HbA1, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा चेन जो होती हैं उनको बनाता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो बनाते हैं। और 2 बीटा चेन्स जो होती हैं इनको क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक जीन प्रेजेंट होता है HbB, वो बनाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अगर इन चेन्स के फॉर जीन्स, ये जो जीन्स है, इन चेन्स को बनाने वाले जीन्स है, अगर इन जीन्स में डिफेक्ट हो जाएगा तो ये चेन नहीं बनेगी। तो अल्फा जीन में अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो ये अल्फा चेन नहीं बनेगी, और बीटा वाले जीन में डिफेक्ट हो जाएगा तो ये बीटा चेन नहीं बनेगी। वही बात हम आपको समझाने चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो जीन है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड वाला जो जीन है, अगर इसमें डिफेक्ट हो जाएगा तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, इसको बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे? अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है। और वहीं अगर बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन वाला जो जीन है इसमें कहीं म्यूटेशन हो जाएगा तो बीटा चेन नहीं बनेगी, और इसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। बात समझ आई? अगर अल्फा चेन नहीं बनेगी, अल्फा चेन नहीं बनेगी तो अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा चेन नहीं बनेगी तो बीटा थैलेसीमिया। अल्फा चेन के जीन में म्यूटेशन होगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन होगा तो बीटा थैलेसीमिया। एक बात और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, वो ये है कि अल्फा चेन के जीन में जब म्यूटेशन होता है तो वो म्यूटेशन डिलीशन टाइप का होता है। मतलब म्यूटेशन क्या होता है? एनी डिफेक्ट इन द जीन, एनी डिफेक्ट इन द जीन। ठीक है, या जेनेटिक मटेरियल। तो यहां अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन का जो जीन था, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पे प्रेजेंट थे, इनके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो डिलीशन डिफेक्ट होता है। डिलीशन मतलब उस जीन का कुछ पार्ट डिलीट हो जाएगा। लेकिन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में जब म्यूटेशन होता है तो वो किस टाइप का होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि मान लो ये आपका क्या है? डीएनए।
डीएनए में क्या होता है, यहाँ पे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा ऐसे करके एटी सीजी ऐसे करके प्रेजेंट होता है। तो ये एक बेस पेयर, तो कहीं ना कहीं एक बेस पेयर गायब हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। यहां डिलीट नहीं होता, यहां वो चेंज होता है। मान लीजिए यहां पे 80 होने चाहिए थे, बट 80 ना होकर यहां पे सीजी हो रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं बस। तो एक बेस पेयर जो होता है, उस एक बेस पेयर में डिफेक्ट आता है। मान लीजिए यहां ए के सामने टी होना चाहिए, बट टी की जगह सी हो रहा है। तो एक बेस पेयर में क्या होता है? डिफेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि आपका जो अल्फा थैलेसीमिया होता है उसमें जीन डिलीशन होता है, और आपका जो बीटा थैलेसीमिया होता है उसमें जीन म्यूटेशन होता है, और जीन म्यूटेशन में कौन सा होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि बीटा थैलेसीमिया हमको ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। इफ यू कंपेयर बीटा थैलेसीमिया एंड अल्फा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अल्फा थैलेसीमिया। चलिए, अगर ये ज्यादा देखने को मिलता है तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया के बारे में। तो बीटा थैलेसीमिया क्यों होता है? क्योंकि बीटा चेन के जो जीन है एचबीबी, बीटा चेन का जो जीन है जो क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट है, इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इसके अंदर म्यूटेशन हो रहा है। और कौन सा म्यूटेशन हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? बीटा चेन के जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या हो गया? बीटा चेन नहीं बनेगी, बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी। अगर बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा तो आरबीसी कैसी बनेंगी? डिफेक्टेड बनेंगी। कैसी डिफेक्टेड बनेंगी? आरबीसी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होंगी। आरबीसी का साइज कम होगा और साथ ही साथ इनके अंदर हीमोग्लोबिन भी कम होगा, क्योंकि डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बना है। अच्छा, आरबीसी कैसी बन रही है? डिफेक्टेड बन रही है। तो ऐसी डिफेक्टेड आरबीसी को हमारी बॉडी रखना चाहेगी? नहीं रखना चाहेगी। तो क्या कर देगी? उनको किल कर देगी। क्या कर देगी? ऐसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। ऐसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कहां डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है? एक तो वो जहां बन रही होती है बोन मैरो में, वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट अगर ये वहां से बच के निकल के भाग गई है तो इनको स्प्लीन में लाके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बात समझ आ गई? तो बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है? बीटा चेन का जो जीन होता है उसमें डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बीटा चेन सही से नहीं बनती है, जिसकी वजह से डिफेक्टेड आरबीसी बनती है, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलती है, जिनको हमारी बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है इन द बोन मैरो एंड द स्प्लीन, एंड इट इज नोन एज एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर आपको एनीमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई है। कलर उसका पेलर हो जाएगा, पेल कलर का चेहरा हो जाएगा उसका, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, और स्प्लेनोमेगली भी उसके अंदर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया 3 तरह का होता है। थैलेसीमिया मेजर, जिसको हम कूलेज एनीमिया भी बोलते हैं। कूले ने डिस्कवर किया था ना थैलेसीमिया को, थॉमस कूले। तो इसमें जो बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, इस डिसीज को स्पेशली क्या बोलते हैं? हम कूलेज एनीमिया बोलते हैं। इसी को थॉमस कूले ने डिस्कवर किया था। और ये जो पेशेंट होते हैं बीटा थैलेसीमिया मेजर वाले, ये इनको हमेशा ब्लड चाहिए होता है। ये ब्लड पे ही सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये बहुत सीवियरली एनीमिक होते हैं। तो बीटा थैलेसीमिया 3 तरह का होता है। थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर। इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो थैलेसीमिया मेजर होता है। इसमें पेशेंट को कंटिन्यूस ब्लड चढ़ा के रखना पड़ता है टाइम टू टाइम। ओके, इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं, थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिया और थैलेसीमिया माइनर में। ओके, थैलेसीमिया मेजर मैंने बताया था ना, सबसे डेंजरस। क्या है? सबसे डेंजरस है। इसमें क्या होता है? बीटा चेन का प्रोडक्शन ही नहीं होता। आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 2 अल्फा और 2 बीटा चेन चाहिए, बट यहां इनका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, 0। पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा सीवियर। बात समझ में आ रही है? चेहरा कैसा हो जाएगा? पेल कलर का हो जाएगा, पर्सन को जॉन्डिस हो जाएगी, आरबीसी सारी ब्रेकडाउन हो रही है, डिफेक्टेड आरबीसी बन रही है, उसके अंदर ब्लड है ही नहीं। ओके, जॉन्डिस हो जाएगा, स्प्लेनोमेगली हो जाएगी। इसका हीमोग्लोबिन देखोगे तो 3 to 5 मोर सीवियर। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस पर्सन के अंदर अगर आप आयरन देखोगे तो आयरन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा। आयरन का अमाउंट बढ़े होने के 2 रीजन है। एक तो इस पर्सन को आप कंटिन्यूअसली बाहर से ब्लड सप्लाई दे रहे हो, तो वो रीजन होता है। एक और रीजन होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है? साथ ही साथ ऐसे पर्सन के अंदर आप देखोगे कि फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज देखने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था, अगर कोई पर्सन एडल्ट है तो उसके अंदर 97% क्या पाया जाता है? HbA1 पाया जाता है, और 2 to 3% क्या पाया जाता है? HbA2 पाया जाता है, और लेस देन 1% HbF पाया जाता है, फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बट इनके अंदर 1% से ज्यादा HbF पाया जाएगा, फीटल हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका रीजन मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो मैंने आपको क्या बताया? जिसके अंदर थैलेसीमिया मेजर है, ये बहुत सीवियर टाइप का एनीमिया है, इसमें बीटा चेन नहीं बनती है, पेशेंट को ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और ऐसे पर्सन को पेलर, जॉन्डिस और स्प्लेनोमेगली रहती है, हीमोग्लोबिन ड्रॉप करके 3 to 5 हो जाता है, और ऐसे पर्सन के अंदर आयरन इंक्रीज देखने को मिलता है, साथ ही फीटल हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज देखने को मिलता है। दूसरा, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, थोड़ी बहुत चेंज इसमें बनती है, ठीक है? इसमें भी क्या रहता है? पर्सन को एनीमिया, जॉन्डिस रहता है, स्प्लेनोमेगली रहती है, कलर पेलर रहता है, हीमोग्लोबिन इसमें 5 to 8 रहता है, आयरन का अमाउंट नॉर्मल रहता है। इस वाले केस में आपका जो HbF और HbA2 दोनों ही इंक्रीज देखने को मिलते हैं।
वही थैलेसीमिया माइनर की बात करें तो इसमें दो बीटा चेन्स में से एक बीटा चेन बनती है, एक बीटा चेन नहीं बनती। ये उतना सीवियर नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको थैलेसीमिया माइनर है। इसमें हीमोग्लोबिन 8 से ज्यादा रहता है, इसलिए पर्सन को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। आयरन प्रोफाइल इसमें नॉर्मल रहती है और इसमें HbA2 वाला जो है, ये HbA2 जो है इसका अमाउंट बढ़ा हुआ मिलता है। यूजुअली ये 2 से 3 होता है, बट इन द पर्सन ऑफ थैलेसीमिया माइनर इसकी वैल्यू 3.5 से हमें ज्यादा देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई? ओके, थैलेसीमिया मेजर सबसे ज्यादा खतरनाक है और मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है आपका आयरन बढ़ा हुआ मिलेगा और आपको जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब इसको प्रूव करते हैं, आगे चल के हम इसकी पैथोजेनेसिस समझने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पैथोजेनेसिस ऑफ द मोस्ट डेंजरस बीटा थैलेसीमिया, दैट इज बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर में मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, इसमें बीटा चेन बनी नहीं रही थी, बीटा जीरो दोनों बीटा चेन ही नहीं बन रही थी। तो बीटा चेन नहीं प्रोड्यूस होती है, लेकिन अल्फा चेन तो प्रोड्यूस होती है ना। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 अल्फा 2 बीटा। तो यहां पे तो अल्फा बनता जा रहा है, बीटा नहीं बन रहा है। तो अल्फा को वैसे बीटा के साथ कंबाइन करना था, अल्फा को बीटा के साथ कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनाना था, बट बीटा तो है ही नहीं। बीटा है नहीं तो अल्फा क्या करेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा, अकेला विचार जमा होता रहेगा। तो अल्फा चेन के पास 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अल्फा चेन के पास 2 पॉसिबिलिटी होती है। जब ये फीटल कंडीशन में होता है और फीटल कंडीशन जब बच्चा पैदा हो जाता है, इस केस में क्या हो गया, बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चे के जब बच्चा मदर के यूट्रस में था तो उसके अंदर क्या था, HbF था। क्या था, HbF था। ओके, अब बच्चा पैदा हो गया और बच्चा पैदा हो गया तो इसके अंदर ये बीटा वाला नहीं बन रहा है, सिर्फ क्या बन रहे हैं, अल्फा बन रहे हैं। तो ये जो अल्फा है ये वापस जाएगा गामा के पास कि मुझे तुम्हारे साथ कंबाइन होना है, क्योंकि बीटा तो बन नहीं रहा है। तो एक कंडीशन तो ये जो होती है, ये होती है कि जो 2 अल्फा चेन्स हैं ये 2 गामा चेन के साथ जाके फ्यूज हो जाएंगी, वही जो फीटल वाली थोड़ी बहुत प्रेजेंट थी। तो एक केस तो ये होता है कि 2 अल्फा चेन जो होती हैं वो 2 गामा चेन के साथ कंबाइन हो जाती हैं और बना लेती है फीटल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसमें फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज देखने को मिलता है। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी कि इसमें क्या होता है, फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज देखने को मिलता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बीटा बनने चाहिए थे और इस 2 अल्फा को बीटा के साथ कंबाइन करना था, लेकिन क्योंकि बीटा बने नहीं तो इस 2 अल्फा को मजबूरी में 2 गामा के साथ कंबाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से फीटल हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता चला गया। अच्छा, दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये गामा के साथ कंबाइन हो जाए या खुद ही आपस में ही कंबाइन हो जाए। बेसिकली 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बननी है। तो इस 2 अल्फा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो ये 2 गामा के साथ कंबाइन हो जाए या खुद 2 अल्फा के साथ ही कंबाइन हो जाए, तब भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी। तो ये अल्फा 4 का टेट्रामर भी बना लेता है, कभी कभी क्या कर लेता है, अल्फा 4 का टेट्रामर बना लेता है। अच्छा, ये अल्फा 4 का टेट्रामर क्या ये नॉर्मल है? नहीं ना, नॉर्मल तो वो होता है जब 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो इससे क्या हो जाता है, आपकी जो एरेथ्रोपोइसिस जो होती है वो इंपेयर्ड हो जाती है, आपकी आरबीसी जो होती है वो एबनॉर्मल बनने लग जाती है, आपकी जो एरेथ्रोपोइसिस है वो एबनॉर्मल हो जाती है। और ऐसी एबनॉर्मल आरबीसी को आपका बोन मैरो नहीं रखना चाहता है, आगे नहीं बनाना चाहता है। ये जो आरबीसी होती है मोस्टली बोन मैरो में ही किल कर दी जाती है, और कुछ अगर मान लीजिए एस्केप भी कर जाती है बोन मैरो को, तो उनको बाहर ले जाके स्प्लीन में मार दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलाइसिस। अगर ये आरबीसी इतनी हाई स्पीड में डेथ हो रही है, बनते ही इनकी डेथ होती जा रही है, तो पर्सन के अंदर क्या रहेगा, एनीमिया रहेगा, और उसके बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, उस पर्सन को हाइपोक्सिया रहेगा, सीवियर एनीमिया रहेगा। ऐसे पेशेंट में तो आपको रिपीटेड उसको क्या देना पड़ेगा, ब्लड देना पड़ेगा। तो इस रिपीटेड ब्लड देने की वजह से उसके अंदर आयरन का ओवरलोड हुआ था। साथ ही साथ जब इतनी हाई स्पीड में इरेथ्रोपोइसिस हो रही है, और सॉरी इतनी हाई स्पीड में आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है, तो आपकी बॉडी जो होती है वो इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ाती है कंपेंसेट करने के लिए, क्योंकि आरबीसी बन रही है, मरती जा रही है, तो बॉडी क्या करती है, और ज्यादा वर्क करती है, और ज्यादा आरबीसी बनाती है। ठीक है, तो उस और ज्यादा आरबीसी बनाने के लिए उसको 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन करना पड़ता है गट से, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसको और आरबीसी बनानी है और हीमोग्लोबिन बनाना है, और हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और आयरन चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ता है, जीआईटी से क्या करना पड़ता है, आयरन एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो आयरन इंक्रीज होने के, बीटा थैलेसीमिया में आयरन इंक्रीज होने के 2 रीजन होते हैं। एक तो पर्सन के अंदर सीवियर एनीमिया है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, उसकी वजह से आयरन बढ़ रहा है। दूसरा, इसमें इरेथ्रोपोइसिस को बॉडी बनाना चाहती है, कंपेंसेट करना चाहती है, इरेथ्रोपोइसिस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए हमारे गट से वो आयरन को ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। तो आपको पिछला वाला रीजन समझ में आ गया कि व्हाई आयरन इज इंक्रीज्ड, आयरन प्रोफाइल इज इंक्रीज्ड इन दिस केस। दोनों रीजन समझा दिए, फीटल हीमोग्लोबिन क्यों बढ़ा और आयरन क्यों बढ़ा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो कंडीशन है इसको कंपेंसेट करने के लिए आपकी बॉडी क्या चाहती है, और ज्यादा इरेथ्रोपोइसिस करे। तो उसके लिए क्या करती है, आपकी किडनी को स्टिमुलेट करती है, और किडनी से क्या रिलीज होता है, इरेथ्रोपोइटिन रिलीज होता है।
किडनी से जो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हुआ है ये बोन मैरो पे जाके एक्ट करता है और बोन मैरो की सेल्स के अंदर हाइपरप्लेजिया करा देता है। बोन मैरो की जो सेल्स होती है उनके नंबर इंक्रीज करा देता है। उनके नंबर इंक्रीज होंगे तो उतनी ज्यादा क्या होगी, एरिथ्रोपोइसिस होगी। अब इतनी ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस होगी तो आरबीसी बढ़ जाएंगी, आरबीसी बढ़ जाएंगी क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस बहुत सारी हो रही है। बट हीमोग्लोबिन तो नहीं बन रहा है ना, क्योंकि बीटा चेन नहीं है, तो आरबीसी भले ही बढ़ती चली जाएंगी लेकिन हीमोग्लोबिन का काउंट कम होता जाएगा। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक केस ऑफ द थैलेसीमिया। आपने एनीमिया अब तक यही पढ़ा है ना कि आरबीसी कम हो जाएंगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बट यहां मैं एक ऐसा केस बता रहा हूं जिसमें आरबीसी बढ़ रही है ड्यू टू द हाई एरिथ्रोपोइसिस बट हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। सो दिस इज टिपिकली सेन इन द पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया। बात समझ में आ गई? अच्छा, लेकिन किडनी से तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होता जा रहा है ना, ये तो एक्ट करता जा रहा है, बोन्स पे एक्ट करता जा रहा है कि भाई बनाओ आरबीसी बनाओ, एरिथ्रोपोइसिस करो। इसकी वजह से जो बोन मैरो आप देखते हैं, बोन मैरो के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिलता है। बोन मैरो के अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है, बहुत सारी सेल्स बन रही है बोन मैरो के अंदर, तो इसके अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है जिसकी वजह से बोन मैरो एक्सपेंशन हो रहा है और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आ रही है। जब बोन के अंदर हाइपरप्लेजिया होगा, बोन का साइज बढ़ेगा तो क्या आएंगी, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आएंगी। और ऐसी स्केलेटल डिफॉर्मिटी हमको देखने को मिलती है इन द स्कल ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रंस। तो एरिथ्रोपोइसिस हमको देखने को मिलती है स्कल बोन्स में भी, हमारा जो स्कल है उसकी बोन्स में भी एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिलती है क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन जाके एक्ट कर रहा है बोन मैरो के अंदर, बोन्स के अंदर जाके एक्ट कर रहा है, बोन मैरो के अंदर, स्कल की बोन के अंदर भी जाके एक्ट किया और स्कल की बोन में भी क्या करवा रहा है, एरिथ्रोपोइसिस करवा रहा है, जिसकी वजह से स्कल की बोन में क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिलती है या फिर आप कहिए हेयर ऑन एंड अपीयरेंस देखने को मिलती है। इस तरीके की अपीयरेंस देखने को मिलती है ऑन द स्कल। ओके, और ऐसा जो बच्चा होता है उसका जो फेस होता है वो चिपमंक फेसेस होते हैं, गिलहरी के फेस जैसे। इनके जो मैक्सिलरी है वो मैक्सिला है, मैक्सिलरी बोन है, उसकी प्रोमिनेंस देखने को मिलती है यहां पे देख। और ये जो मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है ये आपको दोनों केसेस में देखने को मिलेगी, इन द केस ऑफ थैलेसीमिया एंड इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये हमारी बोन्स को तो इंड्यूस कर ही रहे हैं ज्यादा एरिथ्रोपोइसिस करने के लिए, साथ ही साथ जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उनको भी फोर्स किया जाता है कि आप भी हेमेटोपोइसिस करो, आप भी ब्लड बनाओ। दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ बीटा थैलेसीमिया। बट आपने यहां क्या देखा, आपने ये देखा कि बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो फीटल हीमोग्लोबिन था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि क्यों बढ़ा पता है ना आपको, क्योंकि 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ कंबाइन होना था, 2 बीटा थे नहीं तो उसने कहा चलो 2 गामा के साथ कंबाइन होते हैं और इसने बना दिया HbF। अच्छा, आयरन लेवल इंक्रीज देखने को मिला क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया आपने, ठीक है, और आपका जो GIT था उससे आयरन का एब्जॉर्प्शन कराया तो इसके आयरन इंक्रीज हुआ। अच्छा, एरिथ्रोपोएटिन की वजह से क्या हुआ, आपकी आरबीसी का काउंट इंक्रीज हुआ, बट क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है इसलिए आपका हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुआ। सो दिस इज अ टिपिकल केस इन द थैलेसीमिया वेयर आरबीसी इंक्रीज एंड हीमोग्लोबिन डिक्रीज। और आपने क्या देखा, स्कल बोन में आपको क्या देखने को मिला, एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिली जिसकी वजह से क्रू कट अपीयरेंस देखने को मिली आपको स्कल में और हेयर ऑन एंड एस्पिरेशन देखने को मिली और चिपमंक फेसेस देखने को मिले। ओके, अच्छा, अब बीटा थैलेसीमिया वाला जो ब्लड है अगर मैं इसका पेरिफेरल स्मीयर लेके अगर मान लो माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, तो वही दिखेगा ना, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी छोटी होंगी, हीमोग्लोबिन कम होगा। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको वहां न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेंगी। और एक और तरह की सेल्स देखने को मिलेंगी जिनको हम कोडोसाइट्स बोलते हैं, इनको हम टारगेट सेल भी बोलते हैं। दे आर द cells with the pinpoint hemoglobin. So the cells with the pinpoint hemoglobin are known as target cells or the codocytes are present inside the peripheral smear of the beta thalassemia. बात समझ में आ गई? अच्छा, बीटा थैलेसीमिया मेजर को पहचान के लिए बीटा थैलेसीमिया मेजर को पहचानने के लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है वो है HPLC, दैट इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें आप क्या देखने को मिलता है, इसमें कैसे पहचानते हैं, इसमें आपको उसका जो फीटल हीमोग्लोबिन है वो देखने को मिलता है। यूजुअली फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो लेस देन 1% देखने को मिलता है यूजुअल पर्सन में, नॉर्मल पर्सन में। बट इफ द पर्सन इज हैविंग बीटा थैलेसीमिया मेजर, उसके अंदर 1% से ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, फीटल हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा। यूजुअली इस टेस्ट को गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है, बट अगर एग्जाम में लिखा है ग्लोबिन जीन सीक्वेंसिंग तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड इसको मानेंगे, क्योंकि जेनेटिक्स से ऊपर तो हो ही नहीं सकता ना कुछ। आपने जीन सीक्वेंसिंग तक कर डाली, ये क्या था, जेनेटिक डिफेक्ट था, और आपने जीन सीक्वेंसिंग करके पता कराया तो वो तो सबसे बेस्ट है ना। तो सबसे बेस्ट ओवरऑल सबसे बेस्ट टेक्निक जो होती है वो होती है जीन सीक्वेंसिंग। बट अगर आप मैनुअल देखें तो कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। वहां अगर हम आपको फीटल हीमोग्लोबिन 1% से ज्यादा देखने को मिलता है, इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द बीटा थैलेसीमिया। ओके, तो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि जो बीटा थैलेसीमिया है वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है। क्या है, बीटा थैलेसीमिया क्या है, जेनेटिक डिफेक्ट है। और इस जेनेटिक डिफेक्ट में भी क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, म्यूटेशन, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। ध्यान रखना, इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना
बीटा थैलेसीमिया में जीन का डिलीशन होता है, जीन का डिलीशन होता है, जीन का एक पार्ट डिलीट हो जाता है, ठीक है। बट बीटा थैलेसीमिया में जीन का म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है, एक बेस पेयर में क्या होती है, गड़बड़ी आती है, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया में क्या है, जीन का म्यूटेशन होगा और पॉइंट म्यूटेशन होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो एक जो जीन होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक जीन के बेसिकली मैं आपको 3 पार्ट दिखाता हूं। एक पार्ट होता है बिगिनिंग में जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, एक पार्ट होता है एंड में जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कोडिंग पार्ट। तो 3 पार्ट है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और कोडिंग पार्ट, ठीक है। तो यहां से इस वाले पार्ट से, एक मिनट, इस वाले पार्ट से कोडिंग स्टार्ट होती है। कोडिंग स्टार्ट होने से पहले का जो पार्ट है वो प्रमोटर, इस वाले पार्ट पर कोडिंग आके बंद होती है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं टर्मिनेटर, बीच में है कोडिंग पार्ट। अब देखो कोडिंग पार्ट में अगेन 2 पार्ट होते हैं, एक्सॉन वाला पार्ट जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है और इंट्रॉन वाला पार्ट जो यूजलेस होता है। तो कोई जो जीन होता है वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, एमआरएनए से बनती है प्रोटीन। जीन से एमआरएनए बनना ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। बात समझ आ रही है। तो ये जो जीन था इसका था कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट में 2 पार्ट थे, एक एक्सॉन जो यूजफुल था और एक इंट्रॉन जो कि यूजलेस था। अब ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो एमआरएनए में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, एमआरएनए में चले जाते हैं। तो एमआरएनए क्या करता है, इस यूजलेस वाले पार्ट को निकाल देता है, इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है। अच्छा, यहां बीटा थैलेसीमिया में जो डिफेक्ट देखने को मिलता है वो कहां का देखने को मिल सकता है, इस प्रमोटर जीन में डिफेक्ट देखने को मिल सकता है, इस टर्मिनेटर जीन में इस टर्मिनेटर वाले पार्ट में आपको डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जब ये स्प्लाइसिंग होती है, जब एमआरएनए में से इंट्रॉन वाला पार्ट निकाला जाता है, उस टाइम पे भी आपको क्या देखने को मिल सकती है, म्यूटेशन देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत रेयरली ये भी देखा गया है कि पॉइंट म्यूटेशन के अलावा इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी देखने को मिल सकता है, एंड दैट अकर एट द 8th और 9th कोडॉन और एट द 41 और 42 कोडॉन। बहुत ज्यादा रेयर केसेस में डिलीशन देखा गया है। वैसे डिलीशन अल्फा थैलेसीमिया में होता है, बट अगर बीटा थैलेसीमिया में डिलीशन देखने को मिलता है तो ये 619 बेस पेयर जो होता है उसमें ये डिलीशन देखने को मिलता है। ओके। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया को चेक करने के लिए अभी इससे पहले जो हमने टेस्ट किया था HPLC, वो था बीटा थैलेसीमिया मेजर को चेक करने के लिए। लेकिन मैं अब मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बीटा थैलेसीमिया के लिए टेस्ट बताओ। तो आप बोलोगे नेस्ट्रॉफ टेस्ट। नेस्ट्रॉफ टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट होता है बीटा थैलेसीमिया के। नेस्ट्रॉफ का क्या मतलब होता है, नेस्ट्रॉफ का मतलब होता है नेक्ड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोटिक फ्रेजिबिलिटी टेस्ट। यहां जो नेस्ट्रॉफ है ना, हर एक वर्ड का मतलब है नेक्ड आई सिंगल ट्यूब आरबीसी ऑस्मोलिटी फ्रेजिलिटी टेस्ट। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम आरबीसी की ऑस्मोटिक फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं। ओके, आरबीसी की ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी देखते हैं। इसका क्या मतलब है, ये आपकी एक आरबीसी है, इसके हम अंदर वाटर फिल करेंगे। क्या करेंगे, वाटर फिल करेंगे। तो वाटर फिल करेंगे तो ये कितनी देर में फटती है, या ये फटती है कि नहीं फटती है। जब इसके अंदर पानी भरता चला जाएगा, कितनी फ्रेजाइल है ये, उसको चेक करते हैं। क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो सेल्स में थैलेसीमिया होता है, वो आरबीसी सेल्स जो थैलेसीमिया से अफेक्टेड है वो टफ हो जाती हैं। वो कैसी हो जाती है, टफ हो जाती है, वो इजिली ब्रेक नहीं करती। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं वो समझिए। मेथड क्या है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक ये नॉर्मल पर्सन है और ये एक थैलेसीमिया का पेशेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन है और ये थैलेसीमिया का पेशेंट है, दोनों का ब्लड लिया टेस्ट ट्यूब में। अब जब आपने ब्लड लिया तो इनके ब्लड में क्या होंगी, आरबीसी होंगी। क्या होंगी, आरबीसी होंगी, यहां भी आरबीसी होंगी। ओके, अब इसमें आप क्या डालते हो, 5 ml ऑफ 0.35% नॉर्मल सैलाइन डालते हो। और ये कैसा है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है, मान लो कि वाटर ज्यादा और साल्ट कम, वाटर ज्यादा और साल्ट कम। तो अगर वाटर ज्यादा है तो ये वाटर कहां जाएगा, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जाएगा। तो आरबीसी फूलेंगी, आरबीसी फूलेंगी, और आरबीसी फूलते फूलते क्या कर जाएंगे, फट जाएंगे। किस केस में, नॉर्मल वाली पर्सन के केस में आरबीसी फट जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, इसकी जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो टफ होती है। वो क्या होती है, टफ होती है, तो ये नहीं फटेगा, इसकी आरबीसी नहीं फटेगी। तो आप क्या करेंगे, एक पीछे पेपर लेके जाएंगे इन दोनों टेस्ट ट्यूब के और एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ब्लैक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक लाइन है वो नॉर्मल पर्सन में तो आपको दिख रही है, लेकिन जो थैलेसीमिया वाला पर्सन है उसके अंदर ही नॉर्मल लाइन नहीं दिख रही है। जो ब्लैक लाइन थी पेपर पे, जो आपने व्हाइट लाइन खींची थी जिसको आप पीछे ले गए थे, वो इस थैलेसीमिया वाले पेशेंट में नहीं दिख रही, बट नॉर्मल वाले में दिख रही है। नॉर्मल वाले में क्यों दिख रही है, क्योंकि नॉर्मल वाले की जो आरबीसी थी वो फट गई, वो बस्ट कर गई और डिसॉल्व हो गई और गायब हो गई। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ये आरबीसी थी, इनके अंदर पानी भर गया था तो फट गई थी, ये फट गई थी तो आरबीसी डिसॉल्व हो गई थी, तो आपको लाइन दिख रही है। बट यहां क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन टफ है, तो ये बस्ट नहीं हुई, तो इसलिए यहां पे वो आपको पीछे वाली जो लाइन है वो नहीं दिखती है। दिस इज नेस्ट्रॉफ टेस्ट।
ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द बीटा थैलेसीमिया। अब बात करते हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। तो अल्फा थैलेसीमिया क्यों होता है? क्योंकि अल्फा जीन में डिफेक्ट आता है। क्या आता है? अल्फा जीन में डिफेक्ट आता है, और अल्फा जीन में डिफेक्ट आने की वजह से अल्फा ग्लोबिन चेन्स नहीं बन पाती है। बात समझ आई है? तो मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम नंबर 16 पे दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, HbA1 और HbA2। दो कॉपी मदर की, दो कॉपी फादर की, टोटल 4 कॉपी बनती हैं, 4 एलील्स होते हैं। इनके अंदर अगर डिफेक्ट आएगा, इन चारों कॉपीज में अगर डिफेक्ट आएगा, तो क्या होगा? अल्फा थैलेसीमिया होगा। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? चारों कॉपी नॉर्मल हो। चारों कॉपी नॉर्मल हो तो बहुत ही अच्छी बात है। पेशेंट कैसा है? नॉर्मली होगा। चारों जीन उसके बढ़िया है, तंदुरुस्त है, तो पर्सन कैसा होगा? नॉर्मल होगा। उसका हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। अब आती है एक जीन डिलीट हो जाए, 4 कॉपी में से एक जीन खराब हो, तो ऐसा पर्सन एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 में से एक खराब है, एसिम्प्टोमेटिक है, ये पर्सन कैरियर रहेगा थैलेसीमिया का। कैसा रहेगा? कैरियर रहेगा थैलेसीमिया का। इसका हीमोग्लोबिन कैसा रहेगा? नॉर्मल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब दो जीन खराब हो गए। 2 जीन खराब हो गए। पहले था कि सारे जीन नॉर्मल है तो बंदा मस्त था, एक जीन था एसिम्प्टोमेटिक था, पता भी नहीं चल रहा है कि थैलेसीमिया है। अब 2 जीन खराब हो गए। 2 जीन खराब हो गए तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा हीमोग्लोबिन पे। ऑलमोस्ट नॉर्मल होगा, हीमोग्लोबिन जो होगा वो 10 to 12 हो जाएगा। वैसे क्या होता है? 12 to 16 होता है, अभी हो जाएगा 10 to 12। और यहां पे आरबीसी में भी थोड़ा आपको फर्क दिखने लग जाएगा। आरबीसी जो होंगी वो आपकी माइक्रोसिटिक होने लगेंगी, हाइपोक्रोमिक होंगी। बट हम इस पर्सन को ये नहीं कहेंगे कि एनीमिया है। ये क्लोज टू द मार्जिन लाई कर रहा है। मार्जिन क्या है? 12, तो 10 से 12 के बीच में इसका हीमोग्लोबिन लाई कर रहा है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। थोड़ा सा माइल्ड इसके अंदर एनीमिया होगा, प्रॉपर ही एनीमिया हम इसको नहीं कहेंगे। कब तक की कहानी है? 2 जीन खराब हुए। अब होने लगे भाई 3 जीन खराब। 3 जीन खराब हो गए, 4 जीन थे, 3 जीन खराब हो गए। तो अब तो बात सीवियर आने लगी ना, अब बात सीवियर होने लगी है। ऐसा बच्चा बर्थ तो ले लेता है, ले लेता है, बट इसके अंदर क्या रहता है? सीवियर एनीमिया रहता है। इसके अंदर एनीमिया रहता है, इसकी आरबीसी ब्रेकडाउन करने लगती हैं। क्यों ब्रेकडाउन करने लगती हैं? क्योंकि इसके अंदर अल्फा चेन नहीं बन रही है। अल्फा चेन नहीं बन रही है, सिर्फ बीटा चेन बन रही है। होना चाहिए 2 अल्फा 2 बीटा, बीटा बनती जा रही है, अल्फा नहीं बन रही है, अल्फा चेन नहीं बन रही। तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन सही से नहीं बनेगा तो क्या होगा? प्रॉपर बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। और क्योंकि ये डिफेक्टेड आरबीसी बन रही है, तो ऐसी आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वहां आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो 3 जीन जो होते हैं, इस केस में आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिलता है, आरबीसी ब्रेकडाउन देखने को मिलती है ड्यू टू द माल फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। और इस डिसीज को बोलते हैं एचबीएच डिसीज। क्या बोलते हैं? एचबीएच डिसीज। इस डिसीज में एक चीज और होती है, वो ये होती है कि देखो इसमें 2 अल्फा जो थी वो तो बन नहीं रही है, और लेकिन बीटा बनती जा रही है, बीटा बनती जा रही है। तो जब बीटा बहुत सारी बनती जाएंगी तो बीटा इकट्ठी होती जाएंगी, और मजबूरी में जो 2 बीटा हैं वो 2 बीटा के साथ मिलकर बीटा 4 बना लेती हैं, बीटा का टेट्रामर बना लेती हैं। और ये जो टेट्रामर है ये आपको देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्फ बॉल इंक्लूजन्स। गोल्फ बॉल इंक्लूजन, ये जो आपको आरबीसी दिख रही है इसमें इस तरीके से डॉट डॉट की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये क्या है? बीटा 4 के टेट्रामर्स हैं जो आपको आरबीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं गोल्फ बॉल इंक्लूजन। इनको देखने के लिए आप मिथाइलिन ब्लू डाई का यूज करेंगे, तब आपको ये गोल्फ बॉल इंक्लूजन देखने को मिलेंगे। और ये गोल्फ बॉल इंक्लूजन क्यों है? ड्यू टू द बीटा 4 टेट्रामर्स। बात समझ आई? ऐसी आरबीसी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। डिसीज को बोलते हैं एचबीएस डिसीज। तो अगर 3 जीन है तो बच्चे का बर्थ तो हो जाता है, बट ऐसे पर्सन को सीवियर एनीमिया रहता है, इसकी बॉडी में हीमोलाइसिस होता रहता है, आरबीसी टूटती रहती है, और गोल्फ बॉल इंक्लूजन आपके उसके ब्लड में देखने को मिलेगा। नाउ 4 के चारों जीन खराब है, ऑल 4 जीन्स, ठीक है, चारों जीन खराब है। इस केस में बच्चा मदर के यूटरस में ही मर जाता है, पैदा भी नहीं होता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ होती है इसकी। चारों जीन खराब हो रहे हैं। देखो जब बच्चा मदर के यूटरस में था तो HbF होता है, मैंने आपको बताया था HbF यानी 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं, बट अल्फा बचपन से ही नहीं बन रहा है, इंट्रा यूट्राइन से बिल्कुल ही नहीं बन रहा है। तो ये जो 2 गामा है, ये 2 गामा के साथ मिलके 4 गामा बना लेती हैं। तो ऐसे पर्सन की, ऐसे बच्चे की यूट्रस में ही डेथ हो जाती है। और जब आप चेक करते हो तो आपको यह पता चलता है कि इस बच्चे के हीमोग्लोबिन में गामा 4 टेट्रामर्स पाया गया था, गामा 4 टेट्रामर पाया गया था। इस बच्चे की डेथ हो जाती है ड्यू टू द हाइपोक्सिया, क्योंकि गामा 4 है, प्रॉपर हीमोग्लोबिन बना नहीं है। प्रॉपर हीमोग्लोबिन ना बन पाने की वजह से इस बच्चे के बॉडी पार्ट्स में प्रॉपर हीमोग्लोबिन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से फीटल हाइपोक्सिया हुआ और फीटस की डेथ हुई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।